कल हमने शुरुआत की थी असहयोग आंदोलन से लेके पूरा रिवाइज कर देता हूँ, 5 मिनट लगेगी। सुनिए, 1 अगस्त 1920 को गांधी जी के द्वारा घोषणा कर दी जाती है कि हम असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे। तिलक साहब की मृत्यु हो जाती है, इसे हम तिलक दिवस के रूप में मनाते हैं। अब असहयोग आंदोलन से पहले 2 अधिवेशन हुए, एक विशेष अधिवेशन और एक नियमित अधिवेशन। एक के अध्यक्ष लालाजी और दूसरे के वी राघवाचारी। सबसे पहला अगर रीजन देखें तो रॉलेट एक्ट, जिसे क्रांतिकारी व अराजकता अधिनियम कहा जाता है, 3 साल के लिए आया था, जिसमें किसी भी भारतीय को संदेह के आरोप में अनिश्चित काल के लिए गिरफ्तार करके जेल में डाला जा सके। 2 लोग थे, एक का नाम था सत्यपाल, एक का नाम था सैफुद्दीन। विरोध किया पंजाब में, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला नामक स्थान पर भेज दिया। 13 अप्रैल 1919 को विरोध हो रहा है जलियांवाला बाग नामक स्थान पर, बैसाखी के दिन, और यहां पर जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई। अंग्रेजी सरकार कहती है कि 376 लोग मारे गए, लेकिन वास्तव में मरने वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। पूरे इस घटनाक्रम की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसका नाम था हंटर कमेटी, जिसमें 3 भारतीय भी शामिल थे, जगत नारायण, सुल्तान अहमद, चिमनलाल सीतलवाड़। कहा कि साहब, परिस्थितियों के अनुसार डायर के द्वारा गोलियां चलाना उचित था। गांधी जी ने इसको कहा पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती। इधर अंग्रेजी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने भी एक कमेटी बनाई, जिसका नाम था तहकीकात कमेटी। मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। गांधी जी, पुपुल जयकर, अब्बास तैयब जी, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू इसके सदस्य थे। इन्होंने कहा साहब, मर गए जो, उनके परिवार वालों के लिए कुछ मुआवजे की व्यवस्था करें और इस घटना की जांच हो, और जो दोषी हैं इसके लिए उनको सजा दी जाए। लेकिन कोई सुनवाई नहीं। अब एक आंदोलन चला जिसका नाम है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन खलीफा से संबंधित था। मौलाना मोहम्मद अली और मौलाना शौकत अली के नेतृत्व में आंदोलन चला है। इधर मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब भी इसमें शामिल थे। उनके 2 समाचार पत्र अल हिलाल और अल बिलाल की भी हमने बात की थी। खिलाफत आंदोलन के हेड के रूप में हम गांधी जी को देखते हैं। अब गांधी जी ने आंदोलन शुरू कर दिया असहयोग। असहयोग आंदोलन में हुआ क्या, तो सिर्फ समझिएगा, असहयोग आंदोलन में 2 प्रकार के कार्यक्रम थे। एक गैर रचनात्मक, गैर, ठीक है, नेगेटिव, और एक रचनात्मक यानी पॉजिटिव। तो गैर में यानी नेगेटिव में क्या है कि अंग्रेजों का विरोध करना, जैसे सरकारी स्कूलों का विरोध करना, कॉलेजों का विरोध करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, सरकारी उपाधियों को लौटाना। जैसे शंकर नायर थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद शंकर नायर जो थे वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य थे, तो वायसराय की कार्यकारिणी की सदस्यता से उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। फिर आपके रविन्द्रनाथ टैगोर थे, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नाइट की उपाधि त्याग दी गई थी। ऐसे ही गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि त्याग दी थी। ये तो सब जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में हो रहा है। इधर सरकारी स्कूलों का, कॉलेजों का विरोध करना, महिलाओं को भी शामिल करने की बात की जाए। अब ये तो हुए नेगेटिव प्रोग्राम्स। पॉजिटिव, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कांग्रेस का सदस्य बनाना। मैंने बताया था कि कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन किया गया था। प्रांतीय स्तर पर कांग्रेस कमेटियां बनाई जा रही है भाषा के आधार पर, और कांग्रेस की सदस्यता शुल्क कम कर दी गई, 4 आने के आसपास कर दी जा रही। तो कांग्रेस के संविधान में परिवर्तन हो रहा है। फिर हिंदू मुस्लिम एकता की बात की जा रही है, गांधी जी इसके खुद गवाह रहे। सब ये पॉजिटिव प्रोग्राम में। दूसरा, 1 करोड़ रुपए की राशि एकत्रित हुई थी, लोगों ने चंदा दिया था। सोचिए 1920 में गांधी जी के एक आह्वान पर उस जमाने में 1 करोड़, जिसकी आज आप अगर 5 साल के हिसाब से भी काउंटिंग करेंगे तो कितने अरब हो जाएगा, सोच सकते। तो 1 करोड़ रुपए की राशि हो गई। लोगों को चरखा बांटा जा रहा है, खादी अपनाने को कहा जा रहा है। कुल मिला के ये है कि अंग्रेजी जो इकोनॉमी है उसको ध्वस्त करने की बात की जा रही है। जब तक उसको नुकसान नहीं पहुंचेगा तब तक अंग्रेज यहां से जाने के बारे में सोचेंगे भी। तो आंदोलन सही चल रहा था, तभी आपने देखा कि 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में 2 गांव चोरी चोरा, वहां पर एक भीड़ के द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को
जिंदा जला दिया गया। 12 फरवरी 1922 को बारडोली में बैठक होती है और वहां गांधी जी निर्णय लेते हैं कि अब हम आंदोलन नहीं करेंगे। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और 6 वर्ष के कारावास की सजा सुना दी जाती है। न्यायाधीश का नाम था ब्रूम्सफील्ड। आप में से कोई किसी को भी एक को यहां बुलाऊंगा आने वाले समय में और 5 मिनट केवल रिवाइज के लिए कहूंगा। और विशेष रूप से अध्यापकों पर मेरी नजर ज्यादा है, जो भविष्य के आरएस मस्त है, आरएस जो है मलंग बाबा है, लेकिन जो भविष्य के अध्यापक हैं, जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन दे रहे हैं और जिनके मस्तिष्क पर इतना सारा बोझ है, उनको यहां बुलाया जाएगा ससम्मान। अपनी तो जैसे तैसे कट जाएगी, आपका क्या होगा जब यहाँ 72 की बजाय 82 बार धड़कता ही धक धक, कान लाल हो जाते हैं। लिखते कुछ है और आता कुछ है, बोलते कुछ है और है, बोलना चाहते हैं गांधी, निकलता है मुसोलिनी। लोकतंत्र एक सड़ी हुई लाश के समान। तो गांधी जी को तैयार रहना, सुनने में बड़ा मजा आता है, ऐसा लगता है बाबा रामदेव प्रवचन दे रहे हैं और भक्तगण आनंद ले रहे हैं। लेकिन ऐसा होगा कभी हम भक्त बनेंगे और आपको भगवान बनाएंगे। रामदेव का आप भी कैसी बातें कर रहे हो। तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। इधर वैक्यूम की स्थिति तभी 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ। 2 लोग थे, एक सीआर दास और एक मोतीलाल नेहरू। उन्होंने कहा साहब एक नया प्रोजेक्ट लाए। बोले नया प्रोजेक्ट क्या लाए? बोले चुनाव में हिस्सा लेंगे। तब जाके उन्होंने एक पार्टी बनाई जिसका नाम था स्वराज पार्टी। जनता ने भरपूर समर्थन दी। जैसे आम आदमी पार्टी को भरपूर समर्थन मिला था, 70 में से 67 सीटें मिल गई। तो फीलिंग होने लग गई कि हम ही भगवान हैं। तो जनता कभी किसी की सगी नहीं होती, ध्यान रखना। तो जनता ने यहाँ सपोर्ट किया, लेकिन इनके दिमाग में भी एक प्रकार से सत्ता का मोह आ गया। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विट्ठल भाई पटेल, जो कि केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष तक बन गए साहब। हालांकि मुड्डीमैन समिति का गठन किया, लेकिन 1925 में सीआर दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो। बीच में गांधी जी आ जाते हैं। मैंने कल बताया था कि तबीयत ठीक नहीं थी, तो गांधी जी को बोले जाओ बाबा आराम करो। तो बाबा आए तो देखा बाहर की पिक्चर तो बदली बदली सी है। तब नवंबर 1924 में सीआर दास और गांधी जी के मध्य समझौता हुआ, जिसे कहते हैं गांधी दास पैक्ट। ठीक है, कि बोले साहब आप कांग्रेस के अंग के रूप में स्वराज पार्टी काम करे। और इस समझौते की पुष्टि कर दी गई 1924 कर्नाटक बेलगांव अधिवेशन। कहानी समाप्त। लास्ट लाइन वापस एक बार, सीआर दास जी की मृत्यु हो गई। देखिए अब आधुनिक भारत हिस्ट्री की कक्षा ये समाप्त। सब्जेक्ट के लिए भी है, चिंता ही मत करो। बोर्ड पर देखिए, बैठो आराम से बैठो, बुत बन के बैठो, बुत बन के। बुत मतलब मूर्ति। सुनना केवल है ना। अगर धमनियों और शिराओं में खून तेज दौड़ने लगे तो शांत रखना उनको, है ना। बोलो मत भाई, बोलने के पैसे मिलते हैं, सुनने के दिए जाते हैं, जो आप लोग दे रहे हो। राष्ट्रीय आंदोलन जो आप पढ़ रहे हो, राष्ट्रीय आंदोलन का टाइम हम देखें तो 1885 से लेकर 1947। इसमें आपने एक कांग्रेस की शुरुआत देखी, जिसे आप उदारवादी लिबरल कह सकते हैं। इसमें आपने लाल बाल पाल तो गरम दल देखा, किस प्रकार होम रूल आंदोलन करते हैं। और इसी फेज में आपने गांधी जी की स्टार्टिंग को समझा। अब यहां पर एक और फेज आपको दिखाई पड़ेगा, जिसे कहते हैं रेवोल्यूशनरी।
क्रांतिकारी, और क्रांतिकारी जो होंगे वो होंगे युवा, और ये युवा पढ़े लिखे हैं। ये युवा ये देख रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर और कहां कहां पर क्रांति हुई, और वैश्विक स्तर पर क्रांति के दौरान क्या हिंसा आई या अहिंसा से ही स्वतंत्र हो गए। तो इन युवाओं ने सबसे पास वाली चीज देखी, रूसी क्रांति। रूस में एक राजा हुआ करता था, राजा के लिए कहा जाता था जार। एक डायनेस्टी थी जिसका नाम था रोमनोव डायनेस्टी। तो जार निकोलस हुआ करता था, और जार जो था निरंकुश था, यानी उसने जो कह दिया वही कानून है। अब रूस में एक वर्ग श्रमिक, एक किसान और एक जार के साथ उच्च वर्ग। तो रशिया में जो भूमि थी उस सारी भूमि पर अधिकार इन दोनों का था। तो ऐसी स्थिति में रूस में लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हो गई, और क्रांति होने के बाद वहां पर सर्वहारा वर्ग, बोर्ड पर देखो मुझे नहीं, सर्वहारा वर्ग इसको कहते हैं, श्रमिक और किसान की सरकार बन गई। अब जनसंख्या में भी सबसे ज्यादा यही होंगे साहब, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में भारत के युवाओं को लगा कि जब रशिया में राजा को हटाया जा सकता है, जार को हटाया जा सकता है सशस्त्र क्रांति के माध्यम से, तो क्यों ना हम भी भारत में शस्त्र के हिसाब से क्रांति करें, और इसीलिए नाम क्रांतिकारी, शस्त्र लेकर आएंगे सब। और गांधी जी ने क्या कहा कि अगर कोई आपके एक गाल पे थप्पड़ मारे तो आप, और कोई दूसरे गाल पे थप्पड़ मारे तो ये नहीं कहा गांधी जी ने कि क्या करना है। इसलिए देखो मुन्ना भाई एमबीबीएस में सर्किट 2 पढ़ते ही तीसरा चिपका देता है। बोले गांधी जी ने ये तो कहा ही नहीं कि 2 मारने के बाद आगे क्या करना है। मतलब पिक्चर बनाने वाले बहुत दिमाग से सोचते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत में आ गए युवा वर्ग। युवाओं में एक व्यक्ति जिनका नाम था सचिंद्र नाथ सान्याल, एक चंद्रशेखर आजाद। सचिंद्र नाथ सान्याल की एक पुस्तक जिसका नाम है बंदी जीवन। एक युवा है जिनका नाम है भगवती चरण बोहरा, और भगवती चरण बोहरा की एक पुस्तक का नाम है फिलॉसॉफी ऑफ बम। फिलॉसफी यानी दर्शन, और बम यानी बम। बम का दर्शन, दर्शन यानी देखना। दर्शन बना है द्रय धातु से, जिसका अर्थ होता है सत्य का ज्ञान। बोले अंग्रेजों को जब तक उनके हिसाब से नहीं समझाओगे, यानी इसका ज्ञान नहीं दोगे कि ये कैसे फटता है और कैसे लोग मरते हैं, तब तक वो यहां से नहीं जाएंगे। और अंग्रेज हमें क्या बनाते हैं, बंदी, और बंदियों का जीवन कैसा होता है ये समझाया किसने, सचिंद्र नाथ सान्याल। अब जब ऐसी किताबें बाजार में आएगी जो आपको वैचारिक रूप से ये कहना शुरू करेगी कि अंग्रेजों को मारना है, तो ये लोग अपना एक संगठन बनाएंगे, और इन्हीं लोगों के द्वारा मिलकर एक संगठन बनाया गया जिसका नाम था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, HRA। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना हुई है 1924 में। इसकी स्थापना हुई है कानपुर में। योगेश चटर्जी, सचिंद्र नाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद जैसे लोगों ने मिलकर इस संगठन की स्थापना की। इस संगठन के 2 पवित्र उद्देश्य थे।
इनका मानना था, ये युवा थे सारे आप जैसे, इनका मानना था कि भारत हमारा है और भारत की जो आर्थिक संपदा है ये भी हमारी, और अंग्रेज इसका लगातार दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में पहला पवित्र उद्देश्य देखना, ज्यादा से ज्यादा हत्या। दूसरा पवित्र है, इससे ज्यादा पवित्रता क्या होगी आप मुझे बताओ। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर लाइन से लगे हुए हैं। आज सोचो कि आप, आज भी अखबार में आया कि साहब वो एसओजी जांच कर रही है, लिस्ट ही आ गई। मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं, रोज हो क्या रहा है। कुछ लोग हरिद्वार ना चले जाएं, क्योंकि मान लो लिस्ट खुली, बोले कैसे लगे, बोले ऐसे लगे। अच्छा हुआ कि हम सब नहीं लगे, लोग डर के मारे छुट्टी ले लेके जा रहे हैं। जो प्रशिक्षण ले रहे हैं ना, मैंने अखबार में पढ़ा आज की, प्रशिक्षण लेने वाले प्रशिक्षु अचानक से छुट्टी लेकर जा रहे हैं। अब वो जहां जहां जाएंगे इधर एसओजी वहां वहां उनके पीछे चलती, तुम डाल डाल हम पार। देखो कितने लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। कितने लोग ये सोच रहे हैं कि साहब हम योग्य थे, हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ, और दूसरे का सिलेक्शन हो गया, तो योग्यता पर तो सिलेक्शन है ही नहीं, सिलेक्शन तो हम पागल हैं जो यहाँ बैठे हैं, खड़े हैं, पढ़ रहे हैं, और वो समझदार हैं। सोचो आने वाला भविष्य कैसा होगा जब जब अयोग्य व्यक्ति आपके पढ़ाने में रहेगा, जिसको खुद को ही नहीं पता है वो क्या पढ़ाएगा साहब। और फिर जब वैसा आप पढ़ो, मैं क्या कहूंगा, सुनो मेरी बात, ये 1 वीक सीरीज ये, और बाद में पता चला कि पढ़ाना कॉन्सेप्ट तो आता ही नहीं है, तो ये खेप चलती रहेगी। तो खेप चलती रहेगी तो फिर ऐसी स्थिति में भारत क्या रहेगा, भारत एक विकासशील, पता चला है वास्तव में इसकी जिम्मेदार तो हम ही हैं। देख लो आप, भ्रष्टाचार का व्यापक, यूरोप में टीचर बनना आईएएस बनने से ज्यादा कठिन है, और हमारे यहाँ टीचर बनना, बोल कौन सा बनेगा, है ना। ऐसा दिन हुआ होगा साहब, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक बार मैंने अभी कहा टीचरों को तुम्हारा टाइम आएगा भाई, तुमको यहाँ आना पड़ेगा, तो कई टीचरों के कान के लाल होने लग गए, बोले बोलेंगे कैसे, क्योंकि वहां तो सर गोले लगाने पड़ते हैं। जय श्री राम। हाँ, मतलब लोगों के हाथ नहीं कांपते कि 2 घंटे पहले आपके पास पेपर आ गया और फिर भी आपके पांव उठ रहे हैं और आप जा रहे हो पेपर देने। सोचो आप, मृत्यु दिख रही है सामने, लेकिन फिर भी लोग हिम्मत, ये लोग हिम्मत वाले होते हैं साहब। भगवान इनको सद, मेरे से तो नहीं हुआ, आपसे नहीं हुआ, मैं कहूँ आपको बोले साहब, क्योंकि यहाँ अजमेरी गेट दूसरा, राजनीतिक डकैतियां डालना। देखो साहब, राजनीतिक डकैती, एचआरए के सदस्यों के द्वारा 9 अगस्त 1925 को एक ट्रेन को लूट लिया गया जिसका नाम था 8 डाउन ट्रेन, उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर। और उस घटना को कहा जाता है काकोरी षड्यंत्र केस। और इस काकोरी षड्यंत्र केस में 4 लोगों को फांसी की सजा हुई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला, रोशनलाल,
और राजेंद्र लाहिड़ी। देखिए साहब, 4 लोग हैं, नाम याद रखने पड़ेंगे। इसने एक ही काम किया है, काकोरी 9 अगस्त 1925, 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन में बैठेंगे, ट्रेन का सिस्टम अलग अलग है, ऐसे कुछ लोगो बना होता है। बैठे हो ना ट्रेन में, जयपुर से दिल्ली, दिल्ली से मुंबई, जो भी ट्रेन में बैठे हो, तो जो ट्रेन जहां से स्टार्ट होती है ना, वहां लिखा होता है अप। जैसे मान लो जयपुर से कोई ट्रेन दिल्ली जा रही है तो उस पर लिखा होगा अप, और वही ट्रेन जब वापस आएगी तो उस पर लिखा होगा डाउन। तो यहाँ ट्रेन का नाम पूछे, 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया किसने? एचआर। पवित्र उद्देश्य। लूटा क्यों? तो पैसा होगा तभी तो वेपन्स आएंगे, और वेपन्स आएंगे तभी तो अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करेंगे। तो 4 लोगों के नाम याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह, रोशन लाल और राजेंद्र लाही। लिखिएगा, हेडिंग डाल लीजिए, क्रांतिकारी गतिविधियां। क्रांतिकारी गतिविधियां। लिखिए, भारत के युवाओं पर, भारत के युवाओं पर रूसी क्रांति का प्रभाव, रूसी क्रांति का प्रभाव देखने को मिला, देखने को मिला। रूस में रूस में सर्वहारा वर्ग, रूस में सर्वहारा वर्ग ब्रैकेट में लिखिए किसान व श्रमिक, किसान व श्रमिक की सरकार बन चुकी थी, सरकार बन चुकी थी, जो कि सशस्त्र विद्रोह का परिणाम थी, जो कि सशस्त्र विद्रोह का परिणाम थी। परिणाम थी जिसका प्रभाव भारत के युवाओं, जिसका प्रभाव भारत के युवाओं पर भी देखने को मिला, देखने को मिला। और भारत में, और भारत में विभिन्न क्रांतिकारी संगठन बने, विभिन्न क्रांतिकारी संगठन बने। नंबर 1, HRA, HRA HRA के आगे बराबर में हिंदुस्तान रिपब्लिकन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। लिखिएगा, HRA की स्थापना सचिंद्रनाथ सान्याल,
सचिंद्रनाथ सान्याल, कॉमा, चंद्रशेखर आजाद, चंद्रशेखर आजाद व योगेश चटर्जी व योगेश चटर्जी के द्वारा की गई थी। के द्वारा की गई थी। देखो बुक, क्या नाम है, देखिए, सचिंद्रनाथ सान्याल के द्वारा बंदी जीवन नामक पुस्तक की रचना की गई थी। इसके अतिरिक्त भगवती चरण बोहरा के द्वारा बोहरा के द्वारा फिलॉसफी ऑफ बम नामक पुस्तक की रचना की गई। ये दोनों पुस्तकें क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। क्रांतिकारियों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, एचआरए की स्थापना कानपुर में की गई थी, जिसके दो पवित्र उद्देश्य थे। नंबर एक, ज्यादा से ज्यादा अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, नंबर दो, राजनीतिक डकैतियां डालना, हेडिंग डाल लीजिए, काकोरी कॉन्स्पिरेसी केस, काकोरी षड्यंत्र केस।
काकोरी षड्यंत्र, देखो काकोरी ट्रेन एक्शन, ठीक है, ब्रिटिश राज के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का खजाना लूटने की एक घटना है, जो कि 9 अगस्त 1925 को कंप्लीट हो रही। इस ट्रेन में डकैती में जर्मनी से बने 4 माउजर, मैंने बताया था जर्मनी के बारे में कल, बहुत ज्यादा डेवलप है, तो जर्मनी से लाए माउजर, एक ऐसी पिस्टल जिसको चलाने से ना आवाज कम आती, मूवीज वगैरह में आप देखते हो, ठीक है। केवल 10 सदस्यों ने ही इस काम को पूरा कर दिया। काकोरी के क्रांतिकारी, अभी ट्रेन स्टेशन का नाम भी चेंज कर दिया, ठीक है। देखो राम प्रसाद बिस्मिल दिखता है ना वहां दूर तक, ऐसे मरे मरे से मत रहो, सीधे बैठो। एक तो आप मेरे को देखते हो कभी ऐसे झुक के चलते हुए? सारी एनर्जी तो मैं ले रहा हूं आपकी, ठीक है। रात को भी एक पिक्चर देख के आऊं साउथ इंडिया की, खतरनाक वाली, और बिल्कुल, और अभी पढ़ा भी हूं थोड़ी देर, फैक्ट पढ़ता हूँ, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ता, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, फैक्ट एक दो ऊपर नीचे होते हैं तो वो, और सीधे बैठा करो, और सीधे नहीं बैठे तो ये ना चिपक जाएंगे आपस में, फिर ऐसे ही रह जाओगे ऐसे। हमारे शरीर को अगर विश्वास नहीं होता ना, तो एक काम करना, अपने हाथ को, उंगलियों को ऐसे करके और पूरी पट्टी बांध के 7 दिन तक ऐसे ही रखना। 7वें दिन अगर आपका ये हाथ खुले तो मुझे बताना, ऐसे ही रहेगा। फिर बोले क्या हुआ? बोले सर वो आपने बताया था ना, मशाल बन गई हमारी आप। तो जैसा बॉडी को रखोगे ना वो वैसी ही रह जाएगी। ऐसा नहीं होता बैठते हैं पाँव तो कहते हैं ना हमारे सो जाता है, पाँव ही सोता है। बोले बताओ सर, फिर इसको 2-4 घूंसे मारते हैं हमारे घर वाले, है ना। पाँव सोता नहीं है, साइंस वाले होंगे शायद, बायो वाले होंगे, ब्लड सर्कुलेशन, ठीक है। आप कई बार सोते हो गलत, ऐसे भी करना पड़ता है ना कई बार, क्यों? क्योंकि ब्लड पहुंचा ही नहीं था। सेना में क्या होता है, इतना प्रैक्टिस करवाई जाती है, इतनी प्रैक्टिस करवाई जाती है कि जब वो टॉयलेट जाते हैं ना तो बैठने में प्रॉब्लम होती है, भगाते बहुत हैं, तो इसलिए सेना के हर टॉयलेट में सामने पकड़ने का रखते हैं, नहीं तो उठा बैठा ही। तो थोड़ा शरीर को काम लो, मट्टी बना रखे, देखो सीखो इनको। किस केस में थे? अभी तो आप जवान हो, और मैं तो अभी बस थोड़ा थोड़ा युवा ही हुआ हूं। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, योगेश चटर्जी, नाम हमने लिखा, बहुत सारे नाम हैं, ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, 4 लोगों को फांसी दी गई, इसलिए मैंने इन 4 का नाम। 9 अगस्त 1925 लखनऊ के काकोरी रेलवे स्टेशन, 8 डाउन, कौन सी ट्रेन? 8 डाउन, ठीक है। देखो विकिपीडिया से पढ़ना नहीं है, लेकिन जहां से नॉलेज मिले सटीक ले लेना। मैंने लिखा, ये दिखाया, तो रिवाइज हो गया आपका। फिर ये भाग गए, और कोई फोटो वोटो तो दी नहीं है इन्होंने, क्योंकि फोटो वहां से कहाँ होगी। लास्ट में फांसी की सजा दी गई, ये देखो, राजेंद्र, राम प्रसाद, अशफाकुल्ला और रोशन सिंह। कितने लोगों को? 4 लोग। लिखिएगा, लिखिए, काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925, लिखिएगा। एचआरए के सदस्यों ने एचआरए के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर उत्तर प्रदेश के काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन ट्रेन, 8 डाउन ट्रेन को लूट लिया।
8 डाउन ट्रेन को लूट लिया। यह घटना काकोरी षड्यंत्र केस के नाम से जानी गई। जिसमें 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। 4 लोगों को फांसी की सजा दी गई। चारों के नाम लिखिए। नंबर 1 राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, रोशनलाल और राजेंद्र लाहिड़ी। तरुण जी, प्लेलिस्ट बनी हुई है मॉडर्न इंडिया की, कांग्रेस से हमने स्थापना की है, आप चेक करिए, नहीं तो अभी आपके पास कॉल आ जाएगा। लिखिएगा, नाम लिख लिए ना। अब इधर देखो सर। अब एक संगठन जिसका नाम है बोर्ड पर देखो, आराम से बैठो वापस। एक संगठन बन रहा है एचआरए के कुछ सदस्य फरार हो गए और वो संगठन एक प्रकार से अंग्रेजी सरकार की नजर में आ गया। जैसे मान लीजिए आज भी कोई संगठन है ना, अलकायदा, ठीक है, इस पर बैन है, आतंकवादी संगठन है। सर्च मान लो आप कभी सर्च करोगे तो आप पर भी इंटेलिजेंस की नजर जाती है, क्योंकि आतंकवादी संगठन है। अंग्रेजों की नजर में ये आतंकवादी संगठन थे। उस समय व्हाट्सएप वगैरह ये तो था नहीं, तो उस समय छोटे छोटे ग्रुप्स के माध्यम से ये लोग काम करते थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब ये जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन है, इसकी स्थापना हुई थी 1928 में, और 1928 में दिल्ली में एक जगह फिरोज शाह कोटला, वहां हुई। फिरोज शाह एक शासक हुए दिल्ली सल्तनत के, जिन्हें सल्तनत कालीन अकबर के नाम से जाना जाता है। इसके संस्थापक की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक जो हैं, एक चंद्रशेखर आजाद और दूसरे आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है भगत सिंह। अब ये एचआरए 2 काम करता है। एक सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1928 और एक वहां तो एक काम था। देखिए, हिस्ट्री को याद करने का सिंपल फंडा है, या तो हिस्ट्री आपको कभी याद नहीं होगी, और याद करना चाहते हो तो आपको कीवर्ड पकड़ने पड़ेंगे।
ऐसे कभी हिस्ट्री याद नहीं हुई। कीवर्ड अगर आपको समझ में आते हैं और याद रहते हैं लंबे समय तक, तो आप कोई सा भी टॉपिक कभी भी पढ़ा सकते हैं। पढ़ा इन द सेंस कि लोगों को समझा सकते हैं, उसके बारे में उनको बता सकते हैं। और कीवर्ड नहीं है तो आप कभी नहीं कर सकते, चाहे आप कितना भी याद कर लें, क्योंकि एक हमारी लिमिट है याद करने की। अगर आप बार बार किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं तो ही तो आपके दिमाग में वो चीज आती है। बार बार प्रैक्टिस नहीं करते तो कहाँ। बचपन से आप अपने घर वालों के नाम को बोल रहे हैं, टीचर्स के नाम को बोल रहे हैं, तो आपके दिमाग में बार बार, भाई हमारे अंदर मेमोरी तो है जो उसको हमने बार बार याद की। 10 साल पहले की कोई घटना तो आपका दिमाग देखो बहुत तेजी से ढूंढ रहा है, छवि क्लियर नहीं है। बचपन में एक ऐसी घटना जब आप गिरे, चोट लगी, तो आ तो रही है लेकिन धुंधलापन आ रहा है। बचपन में ऐसी घटना जब आप मम्मी पापा के साथ कहीं बाहर गए, जब आप बहुत छोटे, तो आ तो रही है। मेरे को लगता है कि 3 साल की मेमोरी नहीं है, 3 इयर्स की मेमोरी नहीं है हमारे पास। 5 साल वाली भी मेमोरी नहीं होगी कि 5 साल में आप क्या थे, कैसे थे। आप अपने LKG UKG का स्कूल याद नहीं कर पा रहे होंगे। अब आप 6th स्टैंडर्ड, छठी क्लास, हल्की सी मेमोरी याद आ रही। 8वीं क्लास थोड़ी और मेमोरी है, 9वीं, 10th, 11th देखो ज्यादा आ रही। फिर फर्स्ट ईयर, बोले बिल्कुल ही याद नहीं है, 1 वीक सीरीज से पढ़े थे साहब। बोले पुरानी बातों को हम वैसे याद नहीं करते, और खास तौर से पढ़ाई की बातों पर हम ध्यान नहीं देते। हाँ, मूवीज वगैरह पर हमको ध्यान है साहब कि कब किसका डेब्यू हुआ, कौन सा व्यक्ति हीरो बना। तो पहला की क्या है, सैंडर्स की हत्या। दूसरा क्या है, असेंबली में बम फेंकना। ठीक है साहब। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब मैं इसको थोड़ा सा विस्तार में पढ़ाता हूं, जैसे कि आपको ध्यान रहेगा। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत कहा गया कि हम चुनाव कराएंगे। मैंने कल भी कहा था कि यह प्रश्न पूछा गया साहब। तो चुनाव कराएंगे, तो हमारे जो CR दास और मोतीलाल नेहरू थे, उन्होंने कहा कि ठीक है साहब, गया अधिवेशन में प्रस्ताव है। इस भारत शासन अधिनियम 1919 की 10 वर्ष बाद समीक्षा होनी थी। समीक्षा इन द सेंस, आप ऐसे समझिए कि मेरे जाने के बाद तुरंत आप जो वार्ता करते हैं कि आज हिस्ट्री में ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है, ये पढ़ा है। ज्योग्राफी के बाद आप तुरंत आपस में वार्ता करते हैं कि अच्छा आज अक्षांश पढ़ा है, देशांतर पढ़ा है, ये पढ़ा है। पॉलिटी के बाद जो आप वार्ता करते हैं उसको एक प्रकार से समीक्षा कहते हैं। क्या ये वाला टॉपिक था यार, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ऐसे समझा और ऐसे समझा, ये बिंदु थोड़ा सा अटक रहा है तो सर से दोबारा पूछ लें। तो समीक्षा आप तो तुरंत करते हैं। तो अंग्रेजी सरकार ने जो पढ़ाया 1919 में, यानी पढ़ाया इन द सेंस कि रूल्स लाए, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं, उसकी समीक्षा होनी थी कितने साल बाद, 10 वर्ष बाद। लेकिन अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, 2 वर्ष पूर्व ही एक कमीशन अपॉइंट किया, जिसे कहते हैं साइमन कमीशन, सर जॉन साइमन। और ये जो साइमन कमीशन बना, इस साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, और ये सातों के सातों अंग्रेज थे। इसलिए इसे कहा गया श्वेत कमीशन। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा कि आपके यहां जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया, और उस हत्याकांड की जांच के लिए एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें 3 भारतीय शामिल थे। कल मैंने आपको याद कराया था। यहां पर आपके लिए रूल्स बनाए गए और आप में से कोई व्यक्ति शामिल नहीं है। अब बोले साहब, साइमन कमीशन ने क्या रिपोर्ट दी, क्या नहीं दी, इस पर मैं थोड़ी देर में चर्चा करूंगा, लेकिन बस यहां से इसको जोड़ने का प्रयास है।
साइमन कमीशन 2 बार भारत की यात्रा करता है। साइमन कमीशन कहता है कि प्रांतों में जो द्वैध शासन है उसे समाप्त करो। साइमन कमीशन कहता है कि सेंटर में भारतीयों को किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी मत दो। भाई केंद्र और राज्य दो हैं, तो केंद्र में भारतीयों को किसी भी प्रकार की कोई जिम्मेदारी, और जो वाइसराय है वो वाइसराय क्या करे कि अल्पसंख्यकों के लिए, जो माइनॉरिटी में है उनके लिए विशेष ध्यान दे, जिससे कि जो आपका सेपरेट इलेक्शन का प्रोजेक्ट है ना वो लगातार बढ़ता रहे। सेपरेट इलेक्शन यानी पृथक निर्वाचन। तो साइमन कमीशन का लाहौर में विरोध कर रहे थे लालाजी। लालाजी ने नारा दिया साइमन कमीशन गो बैक। एक पुलिस अधिकारी स्कॉट, तो लालाजी को कहा गया कि आप पीछे हो जाइए। लालाजी के साथ युवा वर्ग थे, स्वामी दयानंद सरस्वती के फॉलोवर थे, मैजिनी और गैरीबाल्डी के बारे में अच्छी तरह जानते थे। इटली के रहने वाले थे मैजिनी और गैरीबाल्डी, इटली के एकीकरण से संबंधित है। तो लालाजी को कहा गया कि आप अपने जो साथ जो फॉलोवर्स हैं, युवा हैं, उनको ले जाइए। लालाजी ने कहा कि मैंने रोक रखा है, नहीं तो ये अब तक आपको उड़ा देते। तो एक अंग्रेज अधिकारी ने आदेश दिए इनके ऊपर लाठियां। तो लालाजी घायल हो गए। घायल होते समय लालाजी कहते हैं कि मेरे शरीर पर पड़ता हुआ एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य में तो जो ताबूत है उसमें कील के समान सिद्ध होगा। कुछ दिनों बाद लालाजी की मृत्यु हो गई। तब चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, इन लोगों ने मिलकर लाहौर में एक पुलिस अधिकारी की हत्या करी जिसका नाम था सैंडर्स, और इसको कहते हैं लाहौर षड्यंत्र केस। और इसी लाहौर षड्यंत्र केस के तहत 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। कौन से? ठीक है ना, थोड़ा सा लिखिए, लिखिए HSRA। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। एसोसिएशन लिखिएगा। उन्नीस सौ अट्ठाईस में चंद्रशेखर आजाद चंद्रशेखर आजाद व भगत सिंह के द्वारा दिल्ली स्थित फिरोज शाह कोटला दोबारा दिखाना एक बार। फिरोज शाह कोटला में HSRA की स्थापना की गई थी। HSRA की स्थापना की गई थी। फिर लिखिए HSRA के कार्य।
नंबर 1, सैंडर्स की हत्या। सैंडर्स की हत्या ब्रैकेट में लिखिएगा 17 दिसंबर 1928। 17 दिसंबर 19, अब थोड़ी डेट्स आएगी ना, इसको आप याद करते चलिएगा। पूरी डेट्स बोल रहा हूँ, जैसे 5 फरवरी, 12 फरवरी, गांधी जी की कल डेट्स बोली, ये लिखेगा। लाहौर में, हाँ इसी में, लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा लाहौर में लाला लाजपत राय के द्वारा साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। साइमन कमीशन का विरोध किया जा रहा था। अतः लालाजी पर अतः लालाजी पर पुलिस के द्वारा लालाजी पर पुलिस के द्वारा लाठियों से प्रहार किया गया। लाठियों से प्रहार किया गया, जिसमें लालाजी की मृत्यु हो गई। जिसमें लालाजी की मृत्यु हो गई। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद के द्वारा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु व चंद्रशेखर आजाद के द्वारा लाहौर में सैंडर्स नामक पुलिस अधिकारी की हत्या कर दी गई। हत्या कर दी गई। यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से यह घटना लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से जानी जाती है। नीचे अलग से लिखिएगा स्टार लगा के। तेईस मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत लाहौर षड्यंत्र केस के तहत भगत सिंह, सुखदेव, भगत सिंह, सुखदेव,
वह, वह, राजगुरु को, राजगुरु को फांसी की सजा, फांसी की सजा दी गई। अभी थोड़ा क्लियर नहीं आ रहा है। देखो लिखा हुआ है ब्लास्ट के बाद इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। तो केंद्रीय असेंबली में अगला जो टॉपिक है अपना ये बम फेंकना। तो बम किसने फेंका? तो भगत सिंह और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बटुकेश्वर दत्त। तो जो असेंबली थी, देखो लिखा हुआ है सदन में मोतीलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी मौजूद थे। तो अब इनको समझ में आ गया भगत सिंह को यानी क्रांतिकारियों को कि जनता जो है हिंसा से उनका साथ नहीं दे रही। एक दूसरा, इनकी आवाज ऊपर तक नहीं पहुंच रही। ऐसी स्थिति में निर्णय लिया कि ये न्यूज़पेपर के माध्यम से अपनी आवाज जनता तक पहुंचाएंगे। और न्यूज़पेपर में कोई चीज जब छपेगी, जब आप कोई बड़ा, तो बोले छोटा मोटा क्यों, बड़ा ही करते हैं, सीधे कहां चलते हैं? संसद भवन। भाई संसद भवन में अगर आप जाओगे तो अगले दिन पूरे हिंदुस्तान के अखबारों में आओगे। तो इन्होंने सोचा हम किसी की हिंसा नहीं करेंगे, यानी मारेंगे नहीं किसी को। तो संसद भवन में यानी केंद्रीय असेंबली में इस समय दो विषयों पर चर्चा चल रही थी। एक ट्रेड डिस्प्यूट बिल, ट्रेड यानी व्यापार, व्यापार से संबंधित एक बिल आया था, अरे, और एक था सुरक्षा विधेयक, सेफ्टी बिल। तो भगत सिंह ने असेंबली के उस हिस्से में बम फेंका जहां कोई मौजूद, जैसे मान लीजिए असेंबली है, मैं एज ए स्पीकर हूं, यहां पत्रकार और दर्शक दीर्घा है और आप सब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। अब असेंबली का ये हिस्सा जो खाली है और हम सब यहां बैठे हैं, तो उन्होंने बम फेंका उस स्थान पर जहां कोई नहीं, तो किसी की हताहत। लेकिन अगले दिन तो आएगा कि बम फेंका है साहब, कहां? भाई अगर भारत के संसद भवन पर हमला हो रहा है तो भारत की गरिमा पर हमला हुआ था ना हमला। देखो आप, अगर इस पर हमला होगा तो हम तुरंत जवाब देंगे। एक कसाब आया था, ठीक है, तो हमला हुआ, तो भारत पर अगर ये देख लीजिए जितने भी हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है या गवर्नमेंट के जितने भी हैं ऑफिसेस, इन पर हमला होना मतलब सीधे सीधे आप सरकार के खिलाफ हो। तो उस समय सरकार किसकी थी? अंग्रेजों की। तो केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और बम फेंकने के बाद भगत सिंह ने नारा दिया, इनकलाब, इनकलाब। आप वो तो समझ गया, इसका मतलब क्या है? हैं? ये सुना है कभी आपने? किसने लिखा? मोहम्मद इकबाल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी। तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा इनकलाब का मतलब है परिवर्तन। इनकलाब, अब इनकलाब मत बोलना, अब इनकलाब का अर्थ बोलना, परिवर्तन। तो क्या परिवर्तन? अरे सारे जहां से अच्छा, ये तो है ही, इसमें कोई संदेह ही नहीं है। हमारे देश में जनसंख्या भी सबसे ज्यादा है, हमारे देश में बेरोजगारी भी। मैंने कुछ आगे बोला, मैं आज एक वीडियो देख रहा था, तो उसमें अटल जी ने कहा
कि एक दल के आधे से ज्यादा लोग मूर्ख हैं। तो सदन की बात चल रही, तो सदन के स्पीकर ने कहा, माफी मांगी अटल जी। बोले माफी, आधे से ज्यादा मूर्ख नहीं है। तो सदन फिर हंसा। तो इसका मतलब हुआ कि पहले अटल जी कह रहे थे कि आधे ही, बाद में उन्होंने और स्पष्ट किया। देखो कितनी देर, यहां पर ये ट्यूबलाइट है ना, इस ट्यूबलाइट में पहले एक स्टार्टर आता था, याद आया? तो ऐसे आपके कई बार है ना, वो एक ऐड भी आता है, दिमाग की बत्ती कईयों की लेट जलती। अच्छा, ये बताया था, कईयों को 3 दिन बाद पता चलता है। कैसे, ये कह रहे थे क्या? तो इनकलाब का मतलब परिवर्तन। जिंदाबाद। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस घटना के बाद ये जेल चले गए। एक जेल में थे जतेंद्र दास साहब, 64 डेज फास्ट, 64 दिनों तक। अंग्रेज जबरदस्ती मुंह आते और मुंह खोलते, उसमें खाना डालते, नहीं तो पाइप से, लेकिन खाना। और जब उनकी डेथ हुई तो उनकी बॉडी कलकत्ता लेकर गए, कलकत्ता रेलवे स्टेशन पर। तो उनको देखने के लिए 6 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठी हो। तो सारे क्रांतिकारी अब एक जगह पहुंच गए। तो 2 घटनाएं ऐसे सारे की, एक तो सैंडर्स की हत्या और दूसरा है असेंबली में बम फेंकना। हेडिंग डाल लीजिए, असेंबली में बम फेंकना। 8 अप्रैल 1929। लिखिएगा, भगत सिंह, व बटुकेश्वर दत्त के द्वारा भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त के द्वारा केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। केंद्रीय असेंबली में बम फेंका गया। जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, जिसका उद्देश्य किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि बहरी अंग्रेजी सरकार के पास, बल्कि बहरी अंग्रेजी सरकार के पास अपनी आवाज पहुंचाना था, अपनी आवाज पहुंचाना था। भगत सिंह ने इस समय नारा दिया था, भगत सिंह ने इस समय नारा दिया था, इनकलाब, इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद। इस समय केंद्रीय असेंबली में इस समय केंद्रीय असेंबली में सुरक्षा विधेयक
सुरक्षा विधेयक व व्यापार विधेयक पर चर्चा चल रही थी। देखो, भगत सिंह को तो सबने देखा है, ये बटुकेश्वर दत्त है, ठीक है। और किससे जुड़े थे? क्या सीखा? बम बनाना। और डेथ कब हुई? 1965। मतलब हमारे देश में ये हुआ कि देश जब आजाद हो गया तो ये फ्री हो गए, तो फ्रीडम फाइटर थे साहब, अपनी जान पर खेल कर इन्होंने देश को आजादी दिलाने का कार्य किया। तो देश स्वतंत्र होने के बाद ऐसे फ्रीडम फाइटर्स की कोई इज्जत ही नहीं रही साहब। अब मान लो सरकारी महकमे में जाते हैं, कुछ अगर सरकार की तरफ से इन्हें कुछ दिया भी जाता तो पहले इनको ये बताना पड़ता कि आप ये साबित करो कि आप बटुकेश्वर दत्त हो। अब सोचो, आपको ये कहना पड़े कि आप भारतीय हो, ये साबित करो, तो फिर तो सबसे बड़ी, क्योंकि उस जमाने में आधार कार्ड पैन कार्ड तो कुछ था ही नहीं। आज भी अगर आप देखो तो अगर रास्ते में कहीं आपको रोकते हैं पुलिस वाले या कुछ, तो आपको दिखाना पड़ता है ना कि आईडी। और मान लो आईडी नहीं हो तो फिर आपको एक पिक्चर आई है कागज, उसको देखना। तो कागजों में जिंदा है और कागजों में मर गया, मुझे समझ ही नहीं। हिंदुस्तान में कागज, तो कहते हैं कि बाद में देश की आज़ादी के बाद इन्होंने अपना बाकी जीवन बिस्किट फैक्ट्री में काम करते हुए बिताया और कोई खास सपोर्ट नहीं मिला अधिकारियों की ओर से, और लास्ट में इनका अंतिम सफर 1965 एम्स में, ठीक है। तो लिखिएगा नीचे अलग से स्टार लगा के, 27 फरवरी 1931 को, 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने, ये लिखा अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद ने स्वयं को गोली मार ली थी। बोर्ड पर देखिए, चंद्रशेखर आजाद 1906 1931, उपनाम आजाद पंडित, भाबरा गांव है, ठीक है। मृत्यु अभी मैंने कहा कौन सा पार्क है? अल्फ्रेड पार्क। हिंदुस्तान सोशल रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। मृत्यु से संबंधित चीज पूछेगा आपको, पार्क का भी नाम देगा, ध्यान रखिए। अब हेडिंग डाल लीजिए अगला, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन बोर्ड पर देखिए, साइमन कमीशन 7
ब्रिटिश सांसदों का समूह था, लिखना नहीं है बोर्ड पर, देखो मॉडर्न अगर आप यहां से पढ़ सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अंग्रेज जिसमें ऐड हो रहे हैं ना, तो वहां रिफाइन चीजें मिलेगी। एंशियंट में क्या है कि कई चीजें अलग विद्वान अलग डाल रहा है, अलग। मॉडर्न में डेट क्लियर है, आप गौर से देखो कि 1707 से लेकर 1947 तक के इतिहास में आपको कोई कंट्रोवर्सी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप हल्दी घाटी का युद्ध देखो तो हमारे राजस्थान में 2 डेट है, 18 जून और 21 जून। तो यहां आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। देखो 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था जिसका गठन 8 नवंबर 1927 को हुआ। तो 1927 भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए बेसिकली मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, तो मैंने कहा भारत शासन अधिनियम इसी को कहते हैं, 1919। फिर कब आया? 3 फरवरी 1928। फरवरी 1928 याद रखें, अंग्रेजों की डेट है, अंग्रेजों की डेट पूरी याद न रखें, मंथ वाइज याद कर सकते हैं। भारतीय आंदोलनकारियों ने इसका विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि इस आंदोलन में कांग्रेस के साथ साथ मुस्लिम लीग के भी कोई सदस्य नहीं थे, दोनों ने विरोध किया। तो पहली चीज, क्या खाली कांग्रेस ने विरोध किया? नहीं, मुस्लिम लीग ने भी विरोध किया। लेकिन मुस्लिम लीग के एक गुट ने, ऐसा कह सकते हैं, क्या कहा? भारत में एक संघ की स्थापना हो। मैंने आपको बताया था कि भारत, ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें, तो ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाया जाए। देखो लिखा हुआ है, केंद्र में उत्तरदायी शासन की व्यवस्था हो, लेकिन भारतीयों को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार नहीं दिए जाएं। ठीक है। लचीले संविधान का निर्माण। फिर मैंने ये बात बताई थी कि लाला जी जवाहरलाल नेहरू लखनऊ में कर रहे हैं, गोविंद वल्लभ पंत भी कर रहे हैं उनके साथ, और लाहौर में लाला जी कर रहे हैं। तो साइमन कमीशन में जितने भी सदस्य थे सब क्या थे? अंग्रेज थे, इसलिए इसे क्या कहा गया? श्वेत। अब ये जो साइमन कमीशन है, इस साइमन कमीशन ने सपोज करो ये रिपोर्ट दी है, तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए ध्यान रखना, पहली चीज, साइमन कमीशन किसकी समीक्षा के लिए आया? 1919, या ये कहें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, यही तो था। मॉन्टेग्यू कौन? भारत सचिव। चेम्सफोर्ड कौन? वाइसराय। पहले जो मैंने लिखा ऐसे याद किया। इसकी कार्यों की समीक्षा के लिए कौन आया? साइमन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उस पर विचार करने के लिए लंदन में 3 गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में नंबर ऑफ, ठीक है, और 3 हुए हैं, 1930, 31, 32 फर्स्ट और 46। यहां जो भी वार्ता हुई उस वार्ता के आधार पर आपके सामने आया भारत शासन अधिनियम। क्लियर? 1919 से लेकर 1935 की कहानी ऐसे चलती। 1919 की समीक्षा किसके द्वारा? साइमन कमीशन। साइमन कमीशन रिपोर्ट दे रहा है तो उस पर विचार होगा इंग्लैंड में, गोलमेज सम्मेलन, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फिर नंबर ऑफ 250। कांग्रेस केवल सेकंड में जारी है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। कांग्रेस किसमें है? गांधी जी जाएंगे कांग्रेस की ओर से। तीनों में है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तीनों में रहेंगे। ध्यान रखिएगा, आपसे सवाल पूछेगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस एक व्यक्ति ने हिस्सा लिया? डॉक्टर भीमराव। कांग्रेस केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन, और इस पर जो विचार विमर्श हुआ तो क्या आया? भारत शासन अधिनियम 1900। लिखिएगा, साइमन कमीशन 1927,
लिखिएगा। नवंबर 1927 में नवंबर 1927 में अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम, अंग्रेजी सरकार के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1919 की, भारत शासन अधिनियम 1919 की समीक्षा हेतु सात सदस्यों की एक समिति का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। सर जॉन साइमन थे। 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन भारत आया। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की थी, अंडरलाइन कर लीजिएगा। साइमन कमीशन ने 2 बार भारत की यात्रा की थी। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं होने के कारण इसका विरोध हुआ और इसे श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। श्वेत कमीशन के नाम से जाना गया। देख लो उससे कल, ये थे साइमन, सर जॉन साइमन। तो साइमन के नाम पर ही क्या नाम पड़ गया? साइमन कमीशन। ठीक है, लिखिए।
इस कमीशन की प्रमुख सिफारिशें, इस कमीशन की प्रमुख सिफारिशें। नंबर 1, ब्रिटिश भारत व देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाए, एक संघ का निर्माण किया जाए। नंबर 2, प्रांतों से द्वैध शासन द्वैध शासन समाप्त किया जाए, द्वैध शासन समाप्त किया जाए। ये क्या होता है? ये हाँ, कोई बोल रहा है? हाथ ऐसे खड़े करके बोलो, ऐसे क्या? मानव ही है ना हम सब। हाँ, एक मिनट। 5 साल का बच्चा हूं मैं, आप समझाओ। शीत युद्ध समझ में आया था कल? हम कौन थे? हाँ, नहीं, शीत युद्ध होता है जब हम कौन होते हैं? भारत। तो भारत किसकी तरफ है? बोले भारत। भारत को जब काम होता है तब हम, भारत को जब काम, दोनों, और उनको पता है कि भारत के बिना उनका काम भी नहीं चलेगा, इसलिए वो भारत के प्रति लिबरल रहते हैं। अब आपने अमेरिका किसको माना है और रशिया किसको माना है, वो आपकी प्रॉब्लम है। मैंने तो फिक्स कर रखा है कि रशिया कौन, अमेरिका कौन, दोनों। तो रशिया से हमारी ज्यादा दोस्ती है, तो मम्मी रशिया, और पापा से थोड़ी दूरी है तो अमेरिका। इसलिए राज कपूर की मूवी में देखो आप, स्टार्टिंग में रशियन बहुत सारे आए थे, फिर बाद में हिंदी चीनी भाई भाई, तो हिंदी चीनी भाई भाई तो बैठे नहीं। हाँ, कोई? हाँ भाई साहब, बोलो, कुछ तो बोलो प्रभु, आप बोलते नहीं हो। वकील साहब, हाँ, दोहरा शासन प्रणाली, वाट, वही तो पूछ रहा हूं, तो ये तो लिखा हुआ है। वेरी गुड। अब पॉलिटी मुझे ज्यादा नहीं आती, थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा। एक होता है संघ सूची, ठीक है, एक होता है राज्य सूची, और एक होता है, अंदर नहीं जाएंगे, पॉलिटी के साथ हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दूसरे सब्जेक्ट आता है नहीं, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट में जैसे एंट्री मारी तो खेल खत्म। संघ सूची से संबंधित जितने भी विषय हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को। राज्य तो राज्य बनाएगा साहब। पुलिस राज्य का विषय है कि केंद्र का? पक्का राज्य का है? अरे राज्य का है, केंद्र का है कहां से? ऐसा थोड़ा लिखा है CISF, केंद्रीय थोड़ा लिखा। केंद्र का होता तो लिखा होता केंद्र, राजस्थान पुलिस, केरला पुलिस, देखो सब जगह का अलग अलग लिखा है। थोड़ा सा
भेजे का इस्तेमाल करो। संविधान बनाने वाले ने बहुत सही तरीके से बनाया। वो हथियार वाली बात मैंने बताई थी, शादी वाली मैंने बात बताई थी, दोनों चीजें संविधान बनाने वालों ने ध्यान से रखा, बोले इनको ज्यादा दिमाग मत लगाओ, जैसे हम हैं वैसे हमारे देश के नागरिक हैं। दोनों में डिस्प्यूट हुआ, समवर्ती यानी दोनों बना सकते हैं, और मान लो इसमें और इसमें कहीं डिस्प्यूट होता है तो फिर मेन पावर। अब विषय की बात करें तो विषय, अंग्रेजों ने क्या किया, विषय को दो भागों में बांट दिया, एक रिजर्व और एक ट्रांसफर। तो कहा जो रिजर्व विषय हैं उस पर कानून बनाने का अधिकार वायसराय और उसकी कार्यकारिणी परिषद को होगा। ठीक है साहब। और स्थानांतरित जो हैं वो आओ चुने हुए प्रतिनिधि, मैंने कहा चुनाव होंगे। 1922 में कांग्रेस का गया अधिवेशन हुआ और गया अधिवेशन के तहत प्रस्ताव रखा कि हम असेंबली में जाएंगे, तो असेंबली में जाएंगे तो उससे पहले आपके पास ये चीजें थी। अब क्या करते थे अंग्रेज कि इसमें तो डाल दिया एजुकेशन और इसमें डाल दिया वित्त, फाइनेंस। अब शिक्षा से संबंधित कोई कानून बनाना है, जनता चुने हुए प्रतिनिधि बनाओ साहब, और जवाबदेही किसकी होगी, चुने हुए। अब उसको अप्लाइड करना है तो फंड की आवश्यकता पड़ेगी, तो फंड कौन देगा, ये मना कर देते थे। तो एक तरफ तो आपको पावर दे दी, दूसरी तरफ पावर छीन ली। ये मान लीजिए सिंपल सी बात क्या है, द्वैध नाम मात्र के लिए पावर दी है, पावर इन द सेंस कि आपके पास भी आपके घर के पावर हैं। आप अभी जैसे जिस घर में रह रहे हैं, मम्मी पापा के साथ रह रहे हैं, आपके घर के मालिक आप भी हैं, है कि नहीं? दुनिया की नजरों में तो आप भी हैं। बोले ये मकान किसका है, बोले फलाने जी का, लेकिन सेल नहीं कर सकते, पॉसिबल ही नहीं है। पहले तो वो शीत युद्ध करने वाले दोनों ऐसे तिरछी निगाहों से देखेंगे, दोनों की मिसाइलें आपकी तरफ होगी, अच्छा तेरी इतनी हिम्मत, फिर आप समझाओगे मैं भी तो पार्ट हूं, बोले शांति रख, पार्ट हूं नाम मात्र का है, रबर स्टैंप है, और हमसे भी ऊपर कोई और है। कई फैमिली में ये भी होता है साहब, बोले हम भी थोड़े बहुत ही है, हम भी डिसीजन नहीं ले सकते। ऐसा होता है ग्रुप फैमिली, एक साथ जो रहते हैं उसमें आप सिंगल डिसीजन नहीं ले सकते। आप करके देखना, आज थोड़ा सा साइड दूर रह के बात करना, कोई आवाज आ जाए, लाल हो जाए, बोले सर ने सिखाया, अरे मैं सिखाया नहीं साहब। प्रमुख बिंदु पहला लिख लिए, तीसरा लिखिए, केंद्र में भारतीयों को किसी भी प्रकार का, केंद्र में भारतीयों को किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व, कोई उत्तरदायित्व नहीं दिया जाए, नहीं दिया जाए। नेक्स्ट, वायसराय व प्रांतीय सरकार, वायसराय व प्रांतीय सरकार अल्पसंख्यकों, अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर, अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखकर कानून बनाए, कानून बनाए। पैराग्राफ में लिखिएगा,
साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार विमर्श करने के लिए लंदन में तीन गोल मेज सम्मेलन आयोजित किए गए। और आगे चलकर भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया। भारत शासन अधिनियम 1935 अस्तित्व में आया। 2 लाइन छोड़ के जैसे मैं चार्ट बना रहा हूं वैसे आप बनाइए। लिखिए आरटीसी गोल मेज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सम्मेलन। लिखिए जैसे मैं लिख रहा हूं 2 लाइन छोड़ के। आपकी कॉपी में सब बस ऐसे मानिए मैं लिख रहा हूं। इस तरफ एरो सेंटर में लेना है साहब, इस तरफ एरो, भारत शासन अधिनियम 1919 बीच में साइमन कमीशन के सुझावों पर विचार विमर्श फिर इधर लास्ट भारत शासन अधिनियम 1935। फिर यहां से एरो इसके यहां से लेना है, लिखना 3 आरटीसी ठीक है। फिर आयोजन लंदन के जेम्स पैलेस फिर इसी के नीचे उद्घाटनकर्ता जॉर्ज पंचम, फिर अध्यक्ष रैमजे मैकडोनाल्ड,
कुल सदस्य 246। अगर सेम मेरी कॉपी करी है लिखने में तो ऐसा आया होगा। प्रथम गोलमेज सम्मेलन सदस्य 89, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सदस्य 111 एंड थर्ड (46) फिर यहां से एरो लाना है। कांग्रेस ने गांधी जी के नेतृत्व में केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लिया। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में पार्टिसिपेट किया। कौन? ये प्राइम मिनिस्टर बनेंगे अब फिर भारत सचिव होंगे बर्केन हेड। यही करेंगे खेल, रैमजे मैकडोनाल्ड प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, भारत सचिव बर्केन हेड। अभी बताऊंगा बर्केन हेड भारतीयों के समक्ष एक चुनौती रखेंगे, तो एक रिपोर्ट आएगी जिसको कहेंगे नेहरू रिपोर्ट, प्राइम मिनिस्टर। उतार लिया क्या भाई? अरे उतार लिया क्या पीछे? ओ भाई, अरे आपसे नहीं पूछो, उससे उतार लिया। कल बारी याद है ना, यहाँ आना हो सकता है।
उतार तो लिया, लेकिन जो बात हुई है वो उस पर तो कमिटमेंट, तो वादा तो दे रहे हो ना। तो उतार लिया तो फिर मोबाइल निकालो। निकाल लिया मोबाइल, कर भी लिया, स्कैन कर लिया। कल मैं सारे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की शक्ल भी दिखाऊंगा आपको, एक दो जो। क्लास रोक देता हूँ। है क्या हो गया? मेरी फोटो थोड़ी